Good afternoon, students. Welcome to the AAA Bright Academy YouTube channel, and I hope that you all are well and your studies are also going well. So, आज नया topic, the new topic which we are going to start today is the data interpretation. अब देखो डाटा इंटरप्रिटेशन एज द नेम इंडिकेट है क्या, मतलब क्या, बेसिकली क्या है, कोई डाटा आपको गिवन होता है, उसमें से कोई सेंस बनाना, कोई कलेक्ट करके डाटा कोई सेंस बना लेना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाटा इंटरप्रिटेशन. बट चलो ठीक है, ये डेफिनेशन में और मे नॉट भी आपके काम आया ना आए. सिंपल सी बात है कि डाटा का सबसे बड़ा एग्जांपल अब आज की डेट में क्या है, आपको पता ही है. डाटा का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या चल रहा है अब, कोरोना. आपको पता ही है, रोज डाटा कलेक्ट हो रहा है ना, कि कितने थे पर्सन, आज कितने हैं पर्सन, कल कितने थे, और चल क्या रहा है, सब कुछ यही तो चल रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन में. और जनरली जो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब उस डाटा को, जो हम प्रोसेस को हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको दिखाते हैं, कैसे हम शो करते हैं, वो उसकी फॉर्म्स हो जाती हैं. तो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं डाटा की, वो क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करना होता है किसी डाटा को, बाय बार ग्राफ कर सकते हो आप. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करना होता है किसी टेबल से कर सकते हो, पाई चार्ट से कर सकते हो, लाइन ग्राफ से कर सकते हो, पैराग्राफ के फॉर्म में भी हो सकता है डाटा आपको, जिसको हम केसलेट बोल देते हैं, रडार फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी है, वेन डायग्राम में भी है. दीज ऑल आर टाइप्स बेसिकली, कि डाटा को आप फॉर्म कैसे कर सकते हो. ठीक है, चलो अभी जैसे नॉर्मल में अभी मैं केस की बात कर रहा हूं कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा. जैसे डाटा का अब आप सबको पता ही है कि यार हम बात करते हैं सपोज इंडिया की. ठीक है, इंडिया में सपोज कुछ भी, मैं एक आइडिया ले रहा हूं, सपोज 20,000 केसेस हैं. ठीक है, वहीं हम बात करते हैं यूएसए की, सपोज वहां पे आइडिया, जस्ट मैं कोई आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, जस्ट एन आइडिया. ठीक है, सपोज वहां पे आपका 4 लाख है. ठीक है, जो केसेस हैं. सपोज चाइना है. ठीक है, यहां पर जो केसेस हैं ये आपके 2 लाख हैं सपोज. ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली डाटा है. अब इस डाटा को मुझे कलेक्टिवली फॉर्म करना है और किसी वे में प्रेजेंट करना है, हम उसको क्या बोलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन. सिंपल सी बात. ठीक है, चलो अब जल्दी से चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं. इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है ना, जो मैं आपको यहां पे टीच करने वाला हूं, वो देखना ध्यान से. यूजीसी के स्टूडेंट हैं एंड आपका बैंकिंग एंड कुछ बच्चे जो हैं स्टेट गवर्नमेंट या एसएससी के स्टूडेंट्स हैं. तो यूजीसी के तो एग्जाम से ये 5 मार्क्स का आएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड यहां पर तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका क्वांट का चैप्टर है उसमें 15 to 20 मार्क्स का जो है बैंकिंग में 15 to 20 मार्क्स का डीआई आता है. एसएससी के लिए अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा सकते हो 2 to 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बट अभी मेरा जो यहां पर इस क्लास में जो कराने का मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो यूजीसी वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली बात करते हैं. मैं इसको रब कर लेता हूं एक बार, जो हमने लिखा हुआ था इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं. अगर यूजीसी की बात करें हम, ठीक है, तो यूजीसी वाले जो स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम रहती है, जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो क्या रहती है कि उनको फियर है, उनको एक डर है. किससे, मैथ्स से उनको डर है. और मैथ से डर के कारण वो ये सोचते हैं कि वो डीआई नहीं कर पाएंगे. दे थिंक, मतलब वो फियर है उनका. तो यार ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है. अगर आपको मैथ्स नहीं भी अच्छा लगता है या आपका स्ट्रांग नहीं है, स्टिल देयर आर सम फिगर्स, कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड अगर 5 क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, 5 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा इजीली कर सकता है अगर उसने एक बार डाटा इंटरप्रिटेशन को ट्राई किया हो. जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक तो रॉन्ग ही है ये आपके लिए, तब तक नहीं कर पाओगे आप. जिस दिन आप ट्राई करना शुरू कर दोगे, सो व्हाई नॉट. यूजीसी वाले बच्चे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर चुके होते हैं, इवन कर रहे होते हैं. तो जब बाकी सब कर सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी सीख सकते हो. आप सोचते हो कि हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा, बैकग्राउंड डजंट मैटर. मैटर क्या कर रहा है इसमें कि आप ट्राई करोगे या नहीं करोगे. हाँ, इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, पहली गलती तो ये होती है कि उनको डर होता है. दूसरी गलती ये होती है कि जब सीख लेते हैं तो वो एग्जाम में क्या करते हैं कि एग्जाम आपका ऑनलाइन है, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में आ जाए, एट द पेपर स्टार्ट आपको क्या मिल जाए, डीआई का क्वेश्चन मिल जाए. तो स्टार्ट में नहीं करना, आपको उसको एंड में अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखना. सेकंड पॉइंट, यू हैव टू अटेम्प्ट डीआई क्वेश्चन एट द एंड फ्रॉम यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू.
ठीक है, उसको एंड में अटेम्प्ट कीजिए। ओके, फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या रहती है? थर्ड प्रॉब्लम उनकी जो सबसे है वो है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो वीक रहती है हमारी, और अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो मैं अब आपको आगे बताता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से रहेंगे, एंड वो क्वेश्चन करने से पहले भी कि डीआई जो है वो किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं अब। ओके, तो सबसे पहले देखो डीआई करने के लिए सबसे मेन पॉइंट, ध्यान से सुनना अब इसको, डीआई करने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहला जो जरूरी पॉइंट है वो है आपका रीड इट केयरफुली। कोई नहीं बताता ये चीज, ये सबसे जरूरी है। रीड इट केयरफुली, व्हाट डज इट मीन? क्योंकि देखो आपके पास जब भी कोई डाटा होगा तो डाटा में क्या क्या होता है? हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और वैल्यूज को शो किया जाता है डिफरेंट वे में, डिफरेंट वेज में उनको शो किया हुआ होता है। ठीक है, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक एक्स एक्सिस बनाया हुआ है हमने, ये एक वाई एक्सिस बनाया हुआ है, यहां पर कोई डाटा शो किया हुआ है, सपोज यहां पर कोई डाटा शो कर रखा है। ठीक है, इस तरह से कोई डाटा दिया हुआ आपको, ये बार ग्राफ की फॉर्म में बता रहा हूं अभी मैं आपको, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो हमने डिस्कस की थी। अब यहां पर कुछ लिखा हुआ था कि ऊपर टॉप पर कि इन टर्म्स ऑफ मतलब किसी टर्म्स में लिखा हुआ था, तो ये पढ़ना जरूरी है। नीचे लिखा होता है ईयर है, वो पढ़ना जरूरी होता है। यहां पर लिखा होता है वो पढ़ना जरूरी होता है। ये सब चीजें आपको रीड करनी है। तो अगर ध्यान से रीड नहीं किया तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। तो रीड इट केयरफुल इज द मस्ट। सेकेंड इज योर, जो मैं बात कर रहा था अभी, वो है बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशन में क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सब है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने से किसी को भी आ जाएगा। कोई मना नहीं कर सकता कि सर ये तो मुझे आता नहीं है। यार प्रैक्टिस करने से आएगा, एकदम से थोड़ी आ जाएगा आपको। ठीक है, फास्ट करना सीखना है हमने, क्योंकि यूजीसी के एग्जाम में आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट मिलेंगे 5 क्वेश्चन के लिए। तो इतना कोई सुपर फास्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन फास्ट होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड इसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? टेबल। देन आपको क्या आना चाहिए? टेबल। टेबल कौन से? भी टेबल याद करो, सिर्फ 2 का टेबल नहीं, जितने ज्यादा टेबल कर सको 1 to 20, वो आपके लिए काम इजी होता जाएगा फिर। ठीक है ना। एंड टेबल याद करने का तरीका मे बी अब किसी ने कैसे याद किए होते हैं, मुझे तो वो अच्छा लगता था जो पहले नॉर्मली पढ़ाया जाता था हिंदी में, जो पहाड़े बोलते हैं ना, पहाड़े, भाई वो याद करो, वो बहुत फास्ट तरीके से हो जाता था। ठीक है ना। तो ट्राई टू मेक इट एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज यू शुड नो कि एवरेज क्या होता है। व्हाट इज एवरेज? टेल मी। देखो 3 वैल्यूज दी हुई हैं आपको, सपोज 2, 4 एंड 6। इसका एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? प्लस एंड डिवाइड बाय 3, सो दिस इज 12/3, सो द आंसर इज 4। ये आपको एवरेज निकालनी आनी चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं मैथमेटिकल की फॉर्म में बात करें तो दिस इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो आपको गिवन है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज। सिंपल। ठीक है, तो ये आ जाएगा एवरेज आपका। अब एवरेज पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये फोर्थ इज योर रेशो, आपको रेशो पता होना चाहिए। फोर्थ इज योर रेशो। ठीक है, अब रेशो क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। फोर्थ इज योर रेशो। रेशो का क्या मतलब है? सपोज ए पर्सन है, बी पर्सन है, हमने इसको 700 रुपीज दिए थे, इसको 300 रुपीज दिए थे। वो पूछ रहा है आपको कि रेशो में कन्वर्ट करो। रेशो का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट करना, मिनिमम वैल्यू में। अब मिनिमम में कैसे कन्वर्ट होगा? ए रेशो बी इज इक्वल टू 700 रेशो 300, सो दिस ए बाय बी इज इक्वल टू 700/300। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, सो ये कट गया तो 7/3 आ गया। दैट मीन्स ए और बी का जो रेशियो आ गया वो 7:3 आ गया। मतलब उस बड़ी से बड़ी वैल्यू से काट दो इसको, जो इसको छोटी से छोटी में कन्वर्ट कर दे। वो बड़ी से बड़ी वैल्यू से काटो जो इसको छोटी से छोटी में कन्वर्ट कर दे। तो 100 से दोनों कट रहे थे, 7-3 का रेशियो बन गया। ठीक है,
चलो अब इस चीज को आप ट्राई करो और मुझे ये बताओ कि 94 एंड 141 का रेशियो क्या होगा। ट्राई करो इसको ट्राई करो, जल्दी से निकालो जरा क्या रेशियो होना चाहिए। अब मैं करा यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हूं तो ऐसा नहीं है, जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनका जो बेस है अगर वो नहीं बना हुआ तो उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बेसिक है ये, बेसिकली डीआई डाटा इंप्रेशन का पहला चैप्टर है ये, बेसिक चैप्टर। तो बेस अगर आएगा तभी तो आगे आएगा, आगे करेंगे हम सारा, बट पहले बेसिक्स करा रहा हूं मैं आपको। इसमें जितना भी बेसिक्स होगा वो सारा इसमें कवर करने की ट्राई करेंगे हम आज, डीआई का बेसिक्स, ठीक है। चलो तो फोर्थ मैंने आपको बताया रेशो। तो रेशो अब देखो जैसे 94 और 141 का रेशो निकालना था, तो अब कुछ बच्चों ने तो ठीक निकाल दिया आंसर, ठीक है, कुछ को पता नहीं लग रहा सर क्या होगा, कुछ ने यही आंसर लिख दिया 94 और 141। अब क्या होता है कि जब रेशो आपको नहीं पता लग रहा, कोई दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनको आपको काटना, देखो ना किसी का कोई सहारा नहीं होता, उसका दो होता, आपने दो से ट्राई किया होगा, ऑब्वियसली बात है, दो ने इसको तो काटा होगा बट इसको नहीं काटा, फिर आपने तीन से किया होगा, फिर तीन ने इसको नहीं काटा, तो कंफ्यूजन हो जाती है, सर दो से नहीं कट रहा, तीन से नहीं कट रहा, अब क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, जो 141 जो बड़ी वैल्यू है आपको उसको बीच में लिख लेना चाहिए 94, ठीक है, डिवाइड करना चाहिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 पे डिवाइड करेगा 94 और नीचे आ जाएगा 747। अब इस 47 से इसको डिवाइड कर दो। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रेशियो में कोई भी दो वैल्यूज कन्वर्ट तब हो सकती हैं जब आप उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस बड़ी से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दो दोनों वैल्यूज को, तो वो अपने आप ही उसको मिनिमम में कन्वर्ट कर देगा और वही रेशियो होता है। आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूं, मतलब कि रेशियो में अगर निकालना है दो वैल्यूज का, तो और दो ऐसी वैल्यूज नजर आ रही हैं जो आपको नहीं लग रहा कट रही हैं, तो आप क्या कीजिए, उनका एचसीएफ निकाल लो, उनका एचसीएफ निकाल के आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे होगा, देखो जब मैंने 47 से किया तो इसको 2 पे काट रहा 94, दैट मींस ये 47 एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको भी कैंसिल करेगी और इसको भी करेगी। तो ये आपका आ गया 141 था और ये 94 था, तो 94 और 141 का अगर रेशियो निकालना था तो 47 इसको 2 पे काटता और इसको 3 पे, दैट मींस 2:3 आना था। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि बेसिक कैलकुलेशन करनी जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन में आता है, ठीक है। चलो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट जो डीआई के लिए सबसे जरूरी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका 5th पॉइंट, और वो है परसेंटेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व डीआई, क्योंकि डीआई में अगर आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो बेटा 2 या 3 जो क्वेश्चन होंगे वो परसेंटेज से रिलेटेड होंगे, ये 100% है श्योरिटी। सो इस पे फोकस करना आप ध्यान से, ठीक है, परसेंटेज पे फोकस करना है आपने। ओके, परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, पहले पता तो वो परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब बेसिकली होता है परसेंट, ठीक है, परसेंट, सेंट का मतलब हुआ 100, तो कोई भी चीज है वो 100 के हिसाब से कितनी है, इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करके समझा देता हूं आपको। मान लो कि आपके 2000 का एग्जाम था, 2000 का एग्जाम था, उसमें से आपके 1200 नंबर आए, ठीक है, कितने नंबर आए आपके 1200, 2000 में यू हैव गॉट 1200 एज योर मार्क्स। सो बट अब मुझे अकॉर्डिंग टू 100 निकालना है, परसेंटेज के हिसाब से। बना कहां से वो देख लो, मैं सिखा रहा हूं आपको, ये परसेंटेज का बेस है कि बना कहां से, परसेंटेज कहां से बन गया। ऐसे बना कि अगर मुझे एक नंबर का एग्जाम होता तो कितने आते हैं मेरे, 1200 डिवाइडेड बाय 2000, और अगर मेरा 100 नंबर का होता तो कितने आते, इनटू 100 करके देखो, कैंसिल, सारा कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, ये सारा कैंसिल हो गया आपका, 6 कितना आ गया 60। सो व्हाट इज दिस 60, मतलब अगर 100 का पेपर होता तो मेरे कितने होते 60। अब मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, 60%, ठीक है। 60% का मतलब क्या होता है, क्योंकि परसेंटेज जो हो गया वो आउट ऑफ 100 हुआ, कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो तो वो आउट ऑफ 100 होती है, ये ध्यान रखना। मतलब कि ये 60 है और परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज इज बेसिकली परसेंट। तो अगर मैं इस परसेंट को हटा दूं तो इसका मतलब क्या बनेगा, 60 आउट ऑफ 100। इस चीज को समझना ध्यान से, क्योंकि ये जो परसेंटेज का, इसी चीज को 60/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 60%, ये यहां से बना है, ठीक है। इसको दोबारा मैं आपको लिख के दिखाता हूं, कंफ्यूज मत होना।
क्योंकि ये इसका बेस है, कहीं लिखा नहीं होता, कहीं समझाई नहीं जाती ये चीजें ना, इसलिए आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि 60% जो है आप उसको क्या लिख सकते हो, 60/100, 60/100 मतलब कि 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, जो कि आपके कितने मार्क्स आए थे, 1200 आए थे, आउट ऑफ कितना आया था वो 2000 थे। ठीक है, जब आपने इसको कैंसिल किया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है सारा, तो ये कितना बन जाता है हमारा, बेसिकली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते थे, इनटू 100, तो वो ये परसेंटेज यहीं से आता है, तो ये ऐसे बना था 60%। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप इनटू 100 कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ता है ना, तो इस वजह से ये 1/100 की जगह क्या आ गया, उस 1/100 की जगह क्या आ गया, 60% आ गया। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? तो व्हाट इज परसेंटेज, बेसिकली आउट ऑफ 100। ठीक है, चलो ओके, अब इसके बेसिस पे थोड़ा सा और डिटेल करना जरूरी है कि जो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में यूज होना है ना, तब हमें क्या क्या यूज आएगा, तब हमें कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज इन परसेंटेज, ये ध्यान रखना, ये पता होनी चाहिए आपको। जैसे अब मैं बात करूं भी 1/2 अगर मुझे लिखना है तो ये हुआ 0.50, लेकिन अगर मुझे ये परसेंटेज में लिखना है कि परसेंटेज में कितना है, तो दिस इज 50%, 50%, दिस इज 50%। अब ये देखो ना भी, ये 0.50 से 50% में कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने क्या किया, 0.50 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से ही मैंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 50, और ये क्या था 1/100, ये क्या होता है, परसेंटेज। यही मैं आपको समझा रहा था पीछे, ध्यान से इस चीज को समझो। ठीक है, सो इसी तरह से कन्वर्ट करके सारे याद करने, आपने तो हमें वैल्यूज याद करनी है, ये चलो पूछेगा नहीं कोई, ये तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था। ठीक है, जो शायद ना कोई सिखाए, लेकिन हमें पता क्या होना चाहिए, वैल्यू। सो 1/3 इज हाउ मच, 33 1/3%। ठीक है, या हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 33.33%। 1/4 इज हाउ मच, 25%, हमें परसेंट चाहिए। ठीक है, 1/5 इज हाउ मच, 20%। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। ओके, सो 1/6 इज हाउ मच, 16.67% अप्रोक्सीमेटली। 6666 कंटिन्यू रहता है तो 67 लिख लिया हमने उसको। 1/7 इज 14.28%, 285 भी आ सकता है आगे, तो जितना याद हो जाए उतना करना चाहिए आपको, 2 डिजिट तक तो कम से कम है। 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, and 1/10 is 10%। तो आपको जितनी ज्यादा वैल्यूज याद करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, 9.09%। तो 11 किया है मैंने। ठीक है, 1/12 भी आप कर सकते हो, दिस इज 8.25%। तो जितने ज्यादा वैल्यूज याद करोगे उतना आपके लिए क्वेश्चन क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, क्योंकि इसमें समझने वाला इतना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करना है। अभी हम इसके बेसिस पे परसेंटेज को दो वैल्यूज में आपस में रिलेट कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, कि दो वैल्यूज अगर हैं तो उनमें रिलेट कैसे होगा, परसेंटेज का रिलेशन कैसे निकलेगा। बहुत बेसिक चीजें करा रहा हूं लेकिन बहुत जरूरी है डीआई को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर बेसिक नहीं समझा तो डीआई समझ नहीं आएगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा, इस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसमें हम दो वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आपको समझाएंगे। चलो, अगर मैंने यहां पे सपोज 3 वैल्यूज लिखी, ये देखना ध्यान से, ए, बी और सी। ये मैंने लिखा हुआ है 16, दिस इज 32, दिस इज 48 सपोज। ठीक है, एंड एक और वैल्यू है डी मेरे पास 24, ये वैल्यूज गिवन है। अभी हम यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक समझेंगे। अगर मैंने आपको बोला इसमें दैट बी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए, इस चीज को समझना, b इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए। जो ऑफ बोला जाता है वो वैल्यूज डिनोमिनेटर में लिखनी है आपने, वो वैल्यूज डिनोमिनेटर में लिखनी है। तो b इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए, मतलब b a का कितना टाइम्स है, तो b ऊपर आएगा, a नीचे आ जाएगा। b इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a, सो 32 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज 2 टाइम्स। आया समझ में, यस और नो? ठीक है, चलो अब इसको ऐसे लिखते हैं,
C इज, D लिखते हैं, चलो D इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ C। ध्यान से देखना, D इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ C। अब D जो है वो ऊपर आएगा और C जो है ऑफ C वो क्या आएगा, नीचे। सिंपल। तो D की वैल्यू कितनी है 24 और इसकी वैल्यू कितनी है 48, तो ये कितना हो गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5 टाइम्स, मतलब D इज 0.5 टाइम्स ऑफ C। तो जरूरी नहीं है कि बड़ा ही ऊपर लिखना है, ऐसा नहीं है, जो पूछा जाए उसका ध्यान रखना आपने। हम जनरली ये गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने वो अवॉइड करके चलनी है हमेशा। चलो अब इसमें मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट थर्ड, B इज, या छोटी वैल्यू लेते हैं, इजीली आपको समझ में आएगा उसमें। पहले A इज हाउ मच परसेंट ऑफ B। ऑफ B बोला है तो मतलब B नीचे आएगा, जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर आएगा। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 100। ठीक है, बेसिकली तो मैंने समझाया था पहले आपको, 100/100 होता है, बट जो 100/100 ही होता है, और ये जो 1/100 बच जाता है इसको हम क्या सिंबल लिख देते हैं, परसेंटेज का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, A इज हाउ मच परसेंट ऑफ B। A कितना है मेरे पास 16, B कितना है मेरे पास 32, इंटू क्या करना है 100। ठीक है, तो ये 2 पे कैंसिल कर देगा इसको, 2 इसको 50 बना देगा, मतलब ये क्या बन गया 50%। तो वैसे भी याद रखना ना, 1/2 है तो क्या आएगा 50%। ठीक है, चलो ओके। अब अगर ये पूछे आपसे फोर्थ में दैट C इज हाउ मच परसेंट ऑफ A। अब ध्यान से देखो, ऑफ A बोला है तो A नीचे आएगा, C कितना है 48। ठीक है, तो वो ऊपर आएगा, एंड नीचे क्या आएगा 16 इंटू क्या करेंगे 100, तो ये आ गया 300%। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर परसेंटेज तो 100 होता है, 100 होता है बेटा, लेकिन कोई चीज इंक्रीज होने के लिए कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी इंक्रीज हो सकती है। आज जब एक, जिसको कहता है ना भी, एक स्टूडेंट का वेट 10 kg है, तो कभी उसका वेट 100 kg भी हो जाता है, तो वो तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो परसेंटेज में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया वो। ये आपको ओरली करना सिखा दूंगा मैं आपको कि 10 से 100 हुआ तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ओरली करना सिखा दूंगा। अभी देखते रहो आप, इसमें आगे चेक करते रहो इसमें। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, और यू कैन से, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ग्रोथ रेट, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। ओके, ये सब इसी में आ जाता है आपका। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये है कि परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की जगह I एंड D लिख लेते हैं हम। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस, ऊपर लिखा जाएगा डिफरेंस डिवाइडेड बाय द बेस इनटू 100। ठीक है, चलो इसको समझाने के लिए एक छोटी सी वैल्यू लेता हूं मैं आपको, उसको ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, सपोज ये 90 ईयर है, ये 91 ईयर है, ये 92 ईयर है, और यहां पर हमें वैल्यूज गिवन थी 10, 20, 30, 40, ये सिंपल वैल्यूज दी हुई है, ये 20 दी हुई है वैल्यू आपको। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपको 30 दी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझाने के लिए बना रहे हैं हम आपको ये। ठीक है, एंड दिस इज, ये 15 गिवन है आपको। ठीक है, दिस इज 15 इन द ईयर 92, दिस इज 91। ठीक है, आप सिंपल सी चीज समझना, मैंने आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करो फ्रॉम 90 टू ईयर 91। अब इस चीज का ध्यान रखना, देखो परसेंटेज इंक्रीज, पहली बात
कभी भी परसेंटेज इंक्रीज तब होगा जब व्हेन इनिशियल वैल्यू इज स्मॉल। परसेंटेज इंक्रीज कब होगा? जब इनिशियल वैल्यू क्या होगी? स्मॉल। सीधी सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। कोई चीज अगर पहले छोटी है वो बड़ी हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज इंक्रीज। ऑब्वियस है ना, कोई चीज में ग्रोथ कब आएगी? जब वो पहले क्या होगी? छोटी। तो सिंपल सी बात है, याद रखना कि जब क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज का आएगा तो ये जो बेस होता है, बेस ये क्या होगा? स्मॉल। सीधी सी बात है, इनिशियल वैल्यू जो होगी वो क्या ली जाएगी? स्मॉल। ठीक है। कब? जब परसेंटेज इंक्रीज हो। अगर परसेंटेज डिक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज, पहली बात, कोई चीज डिक्रीज कब होगी? जब पहले वो वैल्यू बड़ी हो और बाद में क्या हो जाए? छोटी। तो वो कब पॉसिबल है? डिक्रीज होना, बड़ी से छोटी हो जाए। इसका मतलब जब क्वेश्चन आए परसेंटेज डिक्रीज निकालो, तो मतलब जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी? बड़ी थी। ठीक है। मैं आपको सिंपल सी टर्म में लिख के दिखा रहा हूं कि अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज बोला हो तो जो बेस होगा वो स्मॉल लेना है। नोट कर लेना आप भी ये पॉइंट। और अगर परसेंटेज डिक्रीज बोला हो तो जो बेस होगा वो हमें क्या लेना है? बिग, बड़े वाली वैल्यू लेनी है। कॉमन सेंस है वैसे तो ये, बट फिर भी चलो ठीक है, कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए समझा रहा हूं आपको ये। ठीक है, चलो ओके। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और ठा करके आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। देखो जरा, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था, पहले बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, कि 90 से 91 में जाना है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। अब आप पहले ये देखो ना, इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज इज समथिंग एल्स। इंक्रीज होता है 20 से 30, 10 इंक्रीज हो गया, लेकिन वो परसेंटेज में कितना हुआ वो फाइंड आउट करना, तो वो इससे निकलेगा। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास? देखो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय द बेस। मैंने क्या बोला? छोटे वाला बेस लिया जाएगा क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं। इनटू क्या करना है? 100। सिंपल। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, बहुत बार, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, सो यहां पर आ गई वैल्यू आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, मतलब कि 1/2 इंटू 100 आ गया, तो कैंसिल करके आ गया 50%। ठीक है, मतलब ईयर 90 से 91 में जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, वो कितना हुआ है? 50%। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये, यस और नो। दोबारा बता देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो। क्वेश्चन आपके पास था कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ, इंक्रीज नहीं पूछा, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है फ्रॉम 90 टू 91। भाई 90 से 90 की जगह 91 में, 90 से 91 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20। अभी ये कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, इसका शॉर्टकट भी करेंगे हम। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं सिर्फ, इसका शॉर्टकट भी करेंगे, ध्यान रखना आप। तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, दैट मीन्स 10 बाय 20 इंटू 100, सो 1/2, ये आ गया 50%। सेम क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, फ्रॉम 91 टू 92 कि कितना डिक्रीज हुआ। अब आप ये देखो ना, 91 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30। 92 की वैल्यू कितनी है? 15। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब परसेंटेज डिक्रीज पूछा है तो दैट मीन्स जो बेस होगा वो क्या लिया जाएगा? उसमें बड़ा लिया जाएगा। बेस क्या लिया जाएगा? बड़ा। तो ऊपर फॉर्मूले में वही लिखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है हमारा? 30 माइनस 15, और बेस अब बड़ा लेना है, बेस बड़ा लेना है। ठीक है, बड़ा मतलब 30 इंटू 100, तो ये आ गया 15/30 इंटू, अभी समझाने के लिए वैल्यू मैंने आपको आसान आसान ली हुई है, तो ये क्या आ गया? 50% क्या आ गया? डिक्रीज। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये 20 से 30 हुआ था, ये 30 से 15 हुआ है, फिर भी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। आ सकती है क्योंकि डिपेंड करता है बेस के ऊपर, क्योंकि 20 का आधा 10 होता है और 30 का आधा जो होता है वो 15 होता है, इस वजह से। ठीक है, चलो ये मैं समझाऊंगा आपको, टेक्निकल था, एकदम से समझ में नहीं आएगी चीज आपको। ये ध्यान से समझ लो, परसेंटेज इंक्रीज कब होगा? जब बेस क्या होगा? स्मॉल। परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? जब बेस क्या होगा? बिग। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता लगता
नॉर्मली कि सर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और किस वैल्यू को कहां लिखना है। तो जब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो तो डिफरेंस ऊपर लिखा जाता है, बेस नीचे लिखा जाता है। बेस किस पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो बेस छोटा होगा और परसेंटेज डिक्रीज पूछा है तो बेस बड़ा होगा। इस बात को समझो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाता हूं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, फिर समझाता हूं आपको इसमें, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं और क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी। सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो ये मैंने आपको एक टेबल गिवन है, इस टेबल में नीचे हमारे पास गिवन है 1980 ईयर दिए हुए हैं, 1981, 1982, 83, 84, 85, ठीक है। एंड इस ईयर में पर्टिकुलरली कार्स की प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 1000। अब ये सबसे पहला पॉइंट था, ध्यान रखना कि रीड इट केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये 1000 में गिवन है आपको ये जो वैल्यूज है, मतलब ये जो 30 है, ये 30 क्या है, 1980 में जो कार्स की प्रोडक्शन हुई वो कितनी हुई, 30,000, ठीक है। सो दिस इज 45,000, दिस इज 20,000, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। ये है आपका बार ग्राफ, ठीक है। तो हम आपको बार ग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें, आज बार ग्राफ की टाइप हम कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था, जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, मैं आपको समझा रहा था परसेंटेज में, वो क्या था, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, वो कैसे करना है, इन ग्राफ कैसे क्वेश्चन बनेगा वो सिखाता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स फ्रॉम ईयर 1980 टू 81, ठीक है। अब आप ये देखो पहले तो कि 1980 में प्रोडक्शन कितना था आपके पास, 30, ठीक है। एंड 1981 में प्रोडक्शन आपका कितना हो गया है, 45। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1980 से 81 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ऊपर वाली एरो का मतलब होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हम कैसे निकालते थे, इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते थे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय द बेस इनटू 100। अब डिफरेंस कितना हुआ, 30 एंड 45 का डिफरेंस क्या होगा, 15। बेस क्या होगा, छोटे वाला, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज कब होता है, जब बेस क्या हो, छोटा हो। तो मतलब इनमें दोनों में छोटा कौन है, 30 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया 50%। 50% का हमारे पास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इतना आसान है, आपको थोड़ा सा लेवल जो है या थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी आ सकता है। तो वो कैसे करेंगे हम सॉर्ट आउट, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये होप ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बेस है। अभी मैं आपको बेस करा रहा हूं, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक बार पहले शॉर्टकट पे आते हैं कि सर शॉर्टकट कैसे किया जाएगा। ये तो हो गया बेस, ठीक है। शॉर्टकट कैसे होता है ये ध्यान रखना वैल्यूज का, कि अगर कोई वैल्यू 100 है और वो वैल्यू 200 हो गई, तो इसका मतलब पहली बात तो वैल्यू जो है वो क्या हुई, डबल। और डबल जब कोई वैल्यू होती है तो आप ये देखो 100 है, 200 हो गई, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 100 का। और जब मैंने वैल्यू 100 लिखी है तो परसेंटेज भी उस पर इफेक्ट कितना पड़ता है, 100 का ही, क्योंकि 100 ही तो अपने आप में क्या होता है, परसेंटेज। मतलब कोई वैल्यू जब 1 से 2 हो जाए, डबल, ठीक है, क्या हो जाए, डबल, इसका मतलब उसमें परसेंटेज इंक्रीज जो आया, जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 100%, ठीक है। कोई वैल्यू 4 से 8 हो रही है तो वो कितना बढ़ रही है, 4। इसका मतलब जितनी थी उतनी बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने आप में 100% इंक्रीज हो गई, ठीक है। बात आ रही है समझ में, यस और नो। चलो अगर कोई वैल्यू 1 से, दोबारा लिख लेता हूं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई वैल्यू अपने आप में डबल हो जाए, अगर कोई वैल्यू डबल हो जाए तो इसका मतलब वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, 100% इंक्रीज हो गई। अगर कोई 1 से वैल्यू 3 हो जाए, 3 टाइम्स, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये बेसिकली इसको ध्यान से देखना, इसको समझना है आपने। 3 हो जाए तो इसका मतलब वो 200% क्या हो गई, इंक्रीज, ठीक है। अगर कोई वैल्यू 1 से 4 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स, तो इसका मतलब वो 300% क्या हो गई, इंक्रीज। अगर कोई वैल्यू 1 से 10 हो जाए, मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था ना कि इसी का वेट मान लो 1 से 10 से 100 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स अगर हो गई तो 900% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 900% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिंपल सी बात है। तो डबल हो गई
तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 100, मतलब आपने 100 कम लिखनी है बस वैल्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना, अब ये हाफ हाफ में भी आ सकती है। मान लो कोई वैल्यू 1 की जगह पे ये हो गई 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो दैट मीन्स 2.5 का मतलब क्या होगा कि अगर मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, मतलब जो 100 वाली चीज थी वो कितनी हो जाए 250, इसका मतलब वो 150% क्या हो जाएगी इंक्रीज, 150% क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो अब शॉर्टकट पे आते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन था हमारा कि 30 से 45 हो गई कोई वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या हो गई थी 30 से 45। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड 30 से 45 होने का मतलब क्या होता है 1.5 टाइम्स। आप 30 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी जो वैल्यू थी वो 150 कहने का मतलब इंक्रीज कितना हो गई 50%, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये 30 था, 30 से 45 हो गया, अगेन कितना इंक्रीज हुआ 15, और ये जो 15 है ये इसका क्या है हाफ, तो इसका मतलब कितना हुआ 50% इंक्रीज, ठीक है। तो ये शॉर्टकट काम आएंगे, जरूर काम आएंगे। कब काम आएंगे, जब क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होगा। देखो अब बताता हूं आपको भाई ये कब काम आएंगे, हमें सर सारा सॉल्व कैसे करेंगे, कब काम आएंगे शॉर्टकट, ये ऐसे काम आएंगे। अगर मैंने इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा हो कि इन विच ईयर देयर वॉज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो अब हमें सबका निकालना पड़ेगा। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको किस किस ईयर में इंक्रीज हुआ है। 1980 से 1981 में इंक्रीज हुई है वैल्यू, ये हुई है 30 से 45, पहला ये चेक करना पड़ेगा हमें। फिर ये तो डिक्रीज हो रही है 45 से 20, 81 से 82 में, तो ये चेक नहीं करना। फिर 20 से 25 हो रही है 82 से 83 में, 1982 में 20 से 1983 में 25 हो रहा है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। और फिर 25 से 15 हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो नहीं देखना क्योंकि हमें इंक्रीज वाला पूछा मैक्सिमम वाला। ये 15 से 37.5 हो रही है 84 से 85 में, देखो 15 से 37.5 हो रही है वैल्यू, ठीक है। ये कौन से वाला था 84 से 85 ईयर में। अब देखो ध्यान से, अब इसका जो तरीका है वो तो वही है, जो मेथड है वो तो यही है कि परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो कैसे होगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय द बेस इनटू 100। मेथड तो वही रहेगा। सर फिर अगर इसमें करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो फिर शॉर्टकट कैसे करेंगे वो समझ लो, वो मल्टीपल से होगा, वो आपका फैक्टर से होगा कि वो कितना फैक्टर है उसका, तब आप कर पाओगे। जैसे देखो 30 से 45 हुई वैल्यू, ठीक है। 30 से 45 अगर कोई वैल्यू हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये वाली वैल्यू में 15 इंक्रीज हुआ। 15 इंक्रीज मतलब इसका आधा, इसका मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ 50%। ये ध्यान रखना, इसमें कितना आ गया 50%। अब देखो 20 से 25 हो रही है, अब 20 से 25 हो रही है तो कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें 5 जो होता है वो 20 का क्या होता है फोर्थ पार्ट का मतलब क्या होता है फिर 25%। मतलब पहले वाले में आया 50%, दूसरे वाले में आया 25%। अब ये देखो 15 से 37.5 होगी, ठीक है। तो आप ये देखो, पहली बात तो अगर आपको मल्टीपल नजर आता है, मल्टीपल नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ये देखो भी कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो 22.5 का है, ठीक है। अब 22.5 जो है वो तो 15 से ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू 100% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। मैक्सिमम में वैल्यू कितनी आई है वो निकालना जरूरी नहीं होता, मैक्सिमम कौन आया है वो जरूरी होता है। हाँ अगर आप बोलोगे कि सर ये बताओ कितना है, तो ये भी बताता हूं मैं, 15 में 7.5 इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 150% का इसमें क्या हुआ है इंक्रीज इस वाली वैल्यू में, ठीक है। 150% कैसे, 37.5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 करके आप निकाल सकते हो, देख लेना यही आएगा। या आपको पता होना चाहिए 37.5 जो है भाई वो 15 का कितना मल्टीपल है 2.5 गुना। जब मैंने आपको बोला 2.5 गुना कोई चीज हो जाएगी तो वो 150% क्या होगी इंक्रीज। चीज को रिवाइंड कर करके बार बार देखना, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में चीज समझ में आ जाए। कई बार चीजें जो होती है जो टेक्निकल होंगी थोड़ा टाइम लेंगी समझने में, ठीक है। और हाँ अगर समझ आ रहा है तो फिर बार ना बोलना पड़े आपको भी क्या करना चाहिए हमें,
क्या करना चाहिए, लाइक, हाँ लाइक करते रहो, समझ आनी चाहिए चीज, ठीक है ना। और अच्छे से कराएंगे चीजें भी, और नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, ठीक है। ये वाला ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की। हाँ चलो, मैं इसी में पहले आपको एक चीज और भी बताता हूं, इसमें डिक्रीज वाला नहीं किया ना हमने, हम इसमें डिक्रीज वाला भी करके देख लेते हैं भी वो कैसे होगा सर औरली, ठीक है। अब वहां पर हम करते हैं मैक्सिमम डिक्रीज, ठीक है। मैक्सिमम इन विच ईयर देयर वाज मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज, ये करना है अब हमने। अब यहां पे बस 2 ही ईयर है, देखो डिक्रीज कब हुआ, 45 से 20 हुआ है, एक बार तो वैल्यू 45 से 20 हुई है, किस ईयर में, 81 से 82 में, ठीक है। फिर उसके बाद 25 से 15 हुई है 83 से 84 में, 1983 से 84 में, ये हुई है 25 से 15, ठीक है। चलो अब आप ये देखो भी वैल्यू, ये हाफ से कम हो गया कि नहीं हुआ, मुझे ये बताओ आप बस। 45 का हाफ क्या होता है, 22.5, उससे भी कम हो गया ना, यस और नो। और ये वैल्यू जो है अभी हाफ से नीचे नहीं गई है, दैट मीन्स ये वाला क्या होगा आंसर, ये तो हो गया शॉर्टकट। बट सर एग्जैक्ट निकालना पड़े तो क्या करेंगे, फिर पुराना मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादा बेटर है इसका, ठीक है। चलो ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, वो करना है हमने। Okay, so this is one more question I have given to you, and here also I am going to explain about the basically percentage only, ठीक है। एंड एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे इसमें, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बेसिक है ये सारा, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। बर्थ रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अब यहां पर बर्थ रेट दिया हुआ है, बर्थ रेट बेसिकली आपको कि कितने मतलब वहां पे दर क्या है, कि जो आगे बर्थ हो रहे हैं उनकी दर क्या है, उनका रेट क्या है, वो दिया आपको अलग अलग। बेसिक हमारा मतलब तो डाटा से है ना, कैलकुलेशन से, तो उस पर फोकस रखना आप सीखने पे। स्वीडन 15, जर्मनी 16, इंग्लैंड 20, न्यूजीलैंड 30, इंडिया 33 एंड चाइना 40। अब क्वेश्चन देखो क्या आपके पास, फर्स्ट द बर्थ रेट ऑफ विच कंट्री, अब हमसे कंट्री पूछा है, इज 25% मोर देन दैट ऑफ द जर्मनी। मतलब कि वो पूछ कह रहा है आपसे कि जो जर्मनी है, जर्मनी देखो, अब जर्मनी देखो, जर्मनी कितना है 16, तो पूछ रहा है कि जर्मनी से 25% मोर कौन है, दैट मीन्स जर्मनी तो होना ही चाहिए, प्लस जर्मनी तो होना ही चाहिए, प्लस जर्मनी का 25%, अब जर्मनी का 25% और उसके अंदर होना चाहिए, जो कंट्री निकालनी है जिसका जर्मनी से भी 25% क्या हो, ज्यादा हो बर्थ रेट। तो जर्मनी 16 तो हमें पता ही है, अब 16 का 25% निकालना है, तो 16 इंटू 25/100 कर दो आप, या 25% का आपको मैंने बताया हुआ है भी 25% जो होता है वो 1/4 होता है, तो आप 1/4 कर लो, इसका बात तो वही आनी है, कैंसिल होके 4 होके फिर से 4 आई गए, तो 16 में क्या ऐड करना था 4, मतलब 20। तो कहने का मतलब वो वाली कंट्री जिसका 20 दिख रहा हो आपको ग्राफ में, वो कौन है, इंग्लैंड। इसका मतलब इसका विच का जो आंसर आया वो क्या आया, इंग्लैंड, कि इंग्लैंड वो कंट्री है जिसका जर्मनी से 25% मोर क्या है, जर्मनी से 25% मोर जो है बर्थ रेट है, ठीक है। अंडरस्टूड, आसानी था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो दोबारा देख लो एक बार जल्दी से, अगर जल्दी हो गया तो, कि कौन सी कंट्री है जिसका जो बर्थ रेट है वो 25% मोर है जर्मनी से। जर्मनी 16 है, अब जर्मनी तो लेना ही लेना था, जर्मनी से 25% ज्यादा, मतलब जर्मनी का 16 और उसी का 25%, मतलब जर्मनी का 25% और लेना है, तो 16 का 25/100 हमने किया, मतलब कि 16 का अगर 25% आप निकालते हो तो वो क्या आता है 4, तो 16 + 4 क्या होगा 20, तो 20 किसका है, इंग्लैंड का, दैट इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, ट्राई करो। बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द बर्थ रेट ऑफ इंडिया। देखो निकालो निकालो, ये तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो आसान है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है इतना करने वाला, कैलकुलेशन है बस आपकी, कैलकुलेशन देखते हैं कि ठीक आती है कि नहीं आती। निकालो निकालो, द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड, बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड जिसका पूछा हो वो तो ऊपर ही लिखना होता है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द बर्थ रेट ऑफ इंडिया। अब परसेंटेज में पूछा है तो इंटू क्या कर देना है 100, इंग्लैंड का कितना है 20, इंडिया का कितना है 33, इंटू क्या करना है 100, निकालो जरा क्या आएगा आंसर, कैलकुलेशन करो इसकी, मेन तो कैलकुलेशन है।
अब देखो ना, कैलकुलेशन करने का तरीके तो बहुत है हमारे पास भाई। हम या तो इसको क्या कर सकते हैं भाई, 2000 तो हो ही गया, डिवाइडेड बाय क्या करना है अब आपने 33, ठीक है। अब जब 33 से इसको आप करोगे तो पहले जाएगा 6 पे, ठीक है। जब मैंने 6 पे किया इसको, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, ये फिर से आ गया 2, ठीक है। और ये 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये 2 आ गया और ये 0 आ गया। जब आप इसको फिर से करते हो तो ये किस पे जाने वाला है, जब ये 20 आया तो ये 0 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। देन 60 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये फिर से 198 आ जाएगा, तो 60 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन 60%, क्योंकि ऑप्शन दे रखे होंगे ना आपको, अप्रोक्सीमेटली बोला था उसने, तो अप्रोक्सीमेटली में पॉइंट वाला निकालने की जरूरत नहीं होती है इतना, तो आंसर क्या आ जाएगा 60%, क्योंकि 33 को सीधा ही मैंने 60 से कर दिया तो ये 1980 बन गया। तो ये बचा क्या फिर हमारे पास, इसमें 20 बचा था, ठीक है। तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो हमें अप्रोक्सीमेटली चाहिए था हमें, तो वो कितना आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखो, जो DI है ना उसमें अप्रोक्सीमेशन भी सीखनी उतनी ही जरूरी है जितना कैलकुलेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन आएगी, ठीक है। चलो अब इसको ये देख लो, मैं इसके अगले और 2 क्वेश्चन है वो लिख रहा हूं इसके साथ साथ ही, इसी के ऊपर है वो 2 क्वेश्चन भी। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे हमने, ठीक है। अब ये 3rd एंड ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन दिए, अभी मैंने बेसिक्स करा रहा हूं आपको, ठीक है। बर्थ रेट ऑफ चाइना इज हाउ मेनी टाइम्स द बर्थ रेट ऑफ जर्मनी। बर्थ रेट ऑफ चाइना, अब देखो बर्थ रेट ऑफ चाइना कितना है 40, तो चाइना ही ऊपर लिखना आपने, ऑफ जर्मनी बोला था, जर्मनी को नीचे लिखना, चाइना इज 40, ठीक है, एंड जर्मनी इज 16। हाउ मेनी टाइम्स, और कुछ नहीं पूछा, हम जल्दी में यही गलती करते हैं कि परसेंटेज के पीछे पड़ जाते हैं। भाई यहाँ देख तो लो, पूछा क्या था, हाउ मेनी टाइम्स, तो बस यही करना था, इन 200 वगैरह कुछ नहीं होगा। हाउ मेनी टाइम्स था तो ये सिंपल 2.5 टाइम्स आंसर आ गया इसका, दैट्स इट। और तो इसमें कुछ करना ही नहीं था हमें, ठीक है। चलो अब ये देखो ध्यान से, ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय हाउ मच परसेंट इज द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड, बाय हाउ मच परसेंट इज द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड लेस देन दैट द बर्थ रेट ऑफ द न्यूजीलैंड। अब आप पहले देखो इंग्लैंड का कितना है हमारा बर्थ रेट, इंग्लैंड का है 20 एंड न्यूजीलैंड का कितना है 30, न्यूजीलैंड का 30, एग्जैक्ट 30, ठीक है। तो वो पूछ कर रहा है हाउ मच परसेंट इज द बर्थ रेट ऑफ द इंग्लैंड इज लेस देन, परसेंटेज बोला, ठीक है। तो वही परसेंटेज बोला है, परसेंटेज लेस हो या डिक्रीज हो तो वो क्या होगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय द बेस इनटू 100, वही चलेगा, ठीक है। अब जब परसेंटेज डिक्रीज पूछा है या लेस पूछा है तो बेस बड़ा होगा, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा 30 - 20, 30 - 20, नीचे क्या आएगा, बड़ा कौन है 30 इंटू 100। जब आप ये करोगे तो 10/30 मतलब 1/3 इंटू 100, इसका मतलब 33 1/3%, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकता है इसी में क्वेश्चन, मान लो वो आपसे पूछ सकता है, जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि रेशो और एवरेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि एवरेज बर्थ रेट बताओ सभी का, सभी कंट्रीज का, तो हमें क्या करना था, हमें प्लस करना था सबको 40, ठीक है। मैं नीचे लिख के आपको प्लस करके दिखा देता हूं, 33, 30, 20, 16, 15, ये आ गया। अब आपने यहां से ऐड किया इसको, ठीक है, 6 + 5 11 + 3 14, ठीक है, ऊपर 1 चला गया, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 4 is 15, ठीक है। अब कितने हैं देखो, ये 1 2 3 4 5 6, तो किससे डिवाइड करना है इसको, एवरेज निकालने के लिए 154 डिवाइड बाय 6, 6 से आप डिवाइड करोगे, 6 2 12, 6 2 12, ठीक है। देन आपका 34, तो 6 5 30, 4 40 हो जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा 6 36, फिर से आ जाएगा, तो 25.66 जो है इसकी एवरेज आ जाएगी बर्थ रेट, क्या आ जाएगी इसकी एवरेज बर्थ रेट, ठीक है। तो फिर रेशियो का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब वो आपसे सिंपली पूछ सकता है कि रेशियो क्या होगी इंग्लैंड की और जर्मनी की, कि इंग्लैंड की बर्थ रेट एंड जर्मनी की बर्थ रेट का जो है रेशियो बताओ। इंग्लैंड कितना है 20, जर्मनी कितना है 16, तो रेशियो कैसे निकालोगे, अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, 4 से कर लो, 4 से करोगे तो 5 और 4, 5:4 का रेशियो आ जाएगा।
तो रेशियो का क्वेश्चन बनेगा, एवरेज का बनेगा, परसेंटेज का बनेगा. दिस इज ऑल इन द डीआई. ठीक है. एंड यूजीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है. यूजीसी वाले स्टूडेंट ना घबराए ना, मैंने पहले भी बताया था घबराना नहीं है, गलती नहीं करनी एग्जाम में. पहली बात तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो ट्राई करो. ठीक है. ट्राई इतना करो कि आप वहां पर एटलीस्ट जो आसान वाले हों वो कर पाओ. 5 में से 3 क्वेश्चन आप जरूर कर लो, ऐसे वाले करने हैं. और जिसको थोड़ा बहुत अगर अच्छे से आता है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है. प्रॉब्लम उनको है जिन्होंने मैथ्स जो है डर बना रखा है. डर नहीं बनाना. यहां पर डीआई एक अलग चीज है, मैथ्स एक अलग चीज है. हाँ, मैथ्स का रोल जरूर है उसके अंदर, तो बट वो रोल इतना नहीं प्ले करेगा कि आप कर ही ना पाओ. यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बच्चा कर सकता है. एक बैंकिंग वाले स्टूडेंट को अगर करना है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, उसको तो करना ही पड़ेगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है. विदाउट डीआई के कोई एग्जाम नहीं पास कर पाएगा वो क्वांट का. बट यहां पर हम अगर जो यूजीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो जितना मैं आपको कराता रहूंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा. बस मेरे साथ साथ करते रहना. ठीक है. एंड वीडियो को लाइक करते रहो बेटा. लाइक करे बिना जो है अगली वीडियो बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है. अगर पसंद ही ना आए तो फिर क्या फायदा उस सीरीज को शुरू करने का, क्योंकि ये तो अभी पहला है, डीआई पहली है अभी. ये ऐसे डीआई के बहुत सारे बनने हैं अभी आपके पार्ट. ठीक है. चलो, तो बाकी आपको और क्वेश्चन मिलते रहेंगे आगे आगे. एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. लाइक कर देना इसको जरूर.